गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 7th साइंस सब्जेक्ट में आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। 4th चैप्टर जिसमें अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, अम्ल, क्षार एवं लवण क्या होते हैं। अम्ल कौन से पदार्थों को अम्ल कहा जाता है, कौन से पदार्थों को क्षार कहा जाता है, कौन से पदार्थों को लवण कहा जाता है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बेसिकली बच्चों, जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं, और जो स्वाद में खारा कड़वा होते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं, और लवण जो हम नमक के रूप में हम यूज करते हैं, है ना, वे लवण कहलाते हैं। और जो समुद्री जल में विभिन्न प्रकार के लवण पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप जानते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के जो लवण होते हैं उनका पीएच मान भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है ना। तो वो पीएच मान के ऊपर डिपेंड करता है कि वे क्षार हैं या फिर उदासीन हैं, है ना। हम इन्हें एक पीएच स्केल के द्वारा भी समझ सकते हैं। बच्चों, ये हमारा पीएच स्केल है जो 0 से 14 तक होता है ना। तो यहाँ पर 7, जिसका भी जो भी पदार्थों का मान 7 होता है बच्चों, वो हमेशा उदासीन होता है। जैसे NaCl लवण है ना, उदासीन होता है। जल का पीएच मान भी 7 होता है, तो ये भी क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। और जिनका पीएच मान 0 से 7 के बीच में होता है वे सभी पदार्थ अम्ल कहलाते हैं, है ना, अम्ल होते हैं। और जिनका पीएच मान 7 और 14 के बीच में होता है वे क्षार कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे हम नींबू ले लेते हैं, तो नींबू का जो पीएच मान है 2.4 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम इमली का लेंगे तो इमली का पीएच मान 4.3 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूध का लेंगे तो 6.4 होता है। तो ये सब अम्लीय पदार्थ होते हैं, है ना। इसी प्रकार से हम देखेंगे बच्चों, जो खाने का सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, NaHCO3, तो इनका पीएच मान होता है 8.3। तो ये 7 के बाद आता है ना, 8.3। तो ये हमारा जो खाने का सोडा है NaHCO3, ये क्या है, क्षार है। इसी प्रकार से कपड़े धोने का सोडा जिसका पीएच मान 14 होता है, तो ये भी क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाते हैं, है ना। और जो हमारा नमक है, पानी है, इन सभी का जो पीएच मान होता है, शक्कर है, इन सभी का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। तो ये हमेशा उदासीन होते हैं। आप लोग जल देख सकते हैं न, जल स्वाद में खट्टा होता है, न मीठा होता है, न तीखा होता है। तो ये हमेशा क्या है, उदासीन है। बच्चों, पीएच स्केल के द्वारा अब आप लोग समझ गए होंगे कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं एवं लवण किसे कहते हैं। ठीक है, खाना खाते समय यदि सब्जी कपड़ों पर गिर जाए तो हल्दी का दाग लग जाता है। आपने इस प्रकार लगे दागों को साबुन से छुड़ाने का प्रयास किया होगा। क्या इस प्रयास में आपने हल्दी का रंग बदलते देखा है? इसका क्या कारण है? ऐसा साबुन के विशिष्ट गुण के कारण होता है। आइए इसे समझने का प्रयास करें। तो बच्चों, हम कभी भी खाना खाते हैं तो क्या होता है, कभी कभी हमारे कपड़ों में सब्जी के दाग लग जाते हैं, सब्जी लग जाते हैं, है ना। तो अक्सर सब्जियों में जो मसाला होता है उनमें हम हल्दी का यूज करते हैं, तो हल्दी का दाग हमारे कपड़ों पर लग जाता है ना। और हम उन्हें छुड़ाने का कोशिश करते हैं, किससे, साबुन से। तो हम जब भी साबुन से छुड़ाने का कोशिश करते हैं तो इस प्रयास में क्या होता है, हल्दी का रंग बदल जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसका क्या कारण है, तो इसका कारण है बच्चों, साबुन में विशिष्ट प्रकार के गुण पाए जाते हैं, है ना, इसलिए वे हल्दी का रंग को चेंज कर देते हैं। तो इसे हम समझने का प्रयास करें। तो क्रियाकलाप 1 करके देखेंगे। आवश्यक सामग्री, सफ़ेद कपड़ा लेंगे, हल्दी, कपड़े धोने का साबुन, नींबू, पानी और कटोरी। हल्दी का जल में गाढ़ा घोल बनाएं। अब हल्दी को हम जल में मिलाकर एक गाढ़ा घोल बनाएंगे। ठीक है, और इन घोलों की कुछ बूंदें सफ़ेद कपड़े पर डालें। अब हम क्या करेंगे, जो हल्दी का गाढ़ा घोल बनाए थे उनकी कुछ बूंदों को सफ़ेद कपड़े पर डालेंगे। अब उस स्थान पर साबुन
रगड़ें। अब हम उन्हें साबुन से रगड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। साबुन से रगड़ेंगे तो हल्दी का जो पीला रंग है किस रंग में बदल गया। तो बच्चों आप लोग ये प्रैक्टिकल आप लोग खुद से भी घर में भी कर सकते हो। क्या होगा, हल्दी का रंग लाल रंग में बदल जाता है। इस लाल रंग पर नींबू के रस की कुछ बूंदें डालें। आप देखेंगे कि पीला रंग पुनः प्राप्त हो जाता है ना, जो यह दर्शाता है कि नींबू में ऐसा गुण है जो साबुन के प्रभाव को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देता है। तो बच्चों साबुन में क्षार, साबुन क्या है हमारा, क्षार है ना, और जो नींबू है हमारा अम्ल है। तो वो जो लाल रंग है पुनः हमें कौन से रंग प्राप्त होते हैं, पीला रंग। तो ये नींबू क्या करता है, क्षार मतलब कि साबुन के प्रभाव को समाप्त कर देता है। हम प्रतिदिन कई पदार्थों का उपयोग करते हैं जिनमें ऐसा विपरीत गुण पाया जाता है। पदार्थों की इस प्रकृति की पहचान लिटमस पेपर द्वारा की जा सकती है। बच्चों लिटमस पेपर ये लैब में उपस्थित होते हैं, है ना। ये हम प्रयोगशाला में लिटमस पेपर का यूज करते हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए हम लिटमस पेपर का यूज कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। ये एक ऐसा पेपर है जो हमें अम्ल और क्षार या फिर उदासीन इसकी हमें सूचना देते हैं और हमें पता चल जाता है कि अम्ल एवं क्षार या फिर उदासीन है। ये पदार्थ कौन से पदार्थ होते हैं, अम्ल, क्षार या फिर उदासीन। तो हम लिटमस पेपर के द्वारा ये प्रैक्टिकल करते हैं। क्रियाकलाप 2, हम क्रियाकलाप 2 में देखेंगे बच्चों आवश्यक सामग्री, जिसमें हम नीला तथा लाल लिटमस पेपर लेंगे, है ना। कौन से रंग के, नीला तथा लाल लिटमस पेपर। नींबू, यहाँ पर हम नींबू का रस भी लेंगे। आप लोग जानते हैं नींबू क्या है, अम्ल है, क्योंकि नींबू का जो pH मान है ये 2.4 है, मतलब 7 से कम है, तो ये अम्ल है। कपड़े धोने का सोडा, बच्चों कपड़े धोने का सोडा ये क्या है, इनका जो pH मान होता है 14 होता है, मतलब ये क्षार है ना। इमली का रस ये अम्ल है ना, इनका pH मान 4.3 होता है। खाने का सोडा का pH मान आप सभी को पता है 8.3 होता है, तो ये क्षार है। नमक, शक्कर इनका pH मान 7 होता है, मतलब ये क्या है, उदासीन। कुछ बीकर या कटोरियाँ, ड्रॉपर और चम्मच, इतना हमें आवश्यक सामग्री में लेना है। फिर देखिए, प्रयोग करने के लिए किसी एक पदार्थ का जलीय विलयन तैयार कीजिए। इसके लिए कटोरी में 1/3 पानी लेकर 1 चम्मच पदार्थ डालकर तब तक हिलाएं जब तक पूरा पदार्थ घुल ना जाए। अब नीला तथा लाल लिटमस पेपर लें तथा ड्रॉपर की सहायता से विलयन की कुछ बूंद अब नीला तथा लाल लिटमस पेपर लें तथा ड्रॉपर की सहायता से, तो हमें नीला या फिर लाल लिटमस पेपर लेना है बच्चों, है ना। और जो लिटमस पेपर है उसमें हम ड्रॉपर की सहायता से जो विलयन हम तैयार किए हैं, या फिर शक्कर का या नमक का या खाने का सोडा का या फिर जो नींबू का है या फिर इमली का विलयन तैयार किए हैं ना, तो उन विलयनों को हम लिटमस पेपर पर 1 या 2 बूंद उन पर डालेंगे। लिटमस पेपर के रंग में होने वाले जो परिवर्तन हैं उन्हें हम नोट करेंगे। इसी प्रकार अन्य पदार्थों के जलीय विलयन बनाएं तथा उनका परीक्षण दोनों लिटमस पेपर से करें। प्रत्येक परीक्षण के पश्चात ड्रॉपर को जल से अवश्य धो लें। प्राप्त अवलोकनों को सारणी 4.1 में लिखें। यहाँ पर जो बच्चों लिटमस पेपर हमें 2 कलर का लेना है, इस प्रकार से लिटमस पेपर होते हैं। यदि हम यहाँ पर कुछ बूंदें हम विलयन को डालेंगे, तो जो ये मान लो ये नीला रंग का लिटमस पेपर है ना, मान लो ये नीला कलर का लिटमस पेपर है, तो ये लाल में चेंज हो जाएगा, नीला लाल में, है ना। कुछ बूंदें डाले हैं तो ये लाल रंग का हो जाएगा। तो हमें लाल रंग का यदि होता है तो हमें पता चलेगा कि वे पदार्थ क्या हैं, अम्ल हैं, ठीक है। इसी प्रकार से मान लो और एक हम लिटमस पेपर लेते हैं। ये कौन से लिटमस पेपर हैं, लाल, है ना, लाल हैं। पर क्या होता है, यदि हम विलयन के कुछ बूंदें मान लो इसमें हम डालते हैं सोडियम, मान लो इसमें हम कपड़े धोने का सोडा डालते हैं, है ना, कपड़े धोने वाले जो सोडा होता है, ठीक है। कपड़े धोने का सोडा को हम धावन सोडा भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। यदि हम इसे डालते हैं तो क्या होता है,
जो ये लाल लिटमस पेपर है इसको नीला कर देगा, है ना, ये नीला कलर में चेंज हो जाएगा। तो हमें ये पता चलता है कि लाल लिटमस पेपर नीला कलर में चेंज हो रहा है। तो ये कौन से पदार्थ होते हैं जो नीला कलर में होते हैं? ये क्षार। तो हमें पता चल जाता है कि क्या होता है, हमारा जो कपड़े धोने का सोडा है वो क्षार है ना। इस प्रकार से हम जान सकते हैं बच्चों, लिटमस पेपर के द्वारा हम पता कर सकते हैं कौन से पदार्थ अम्ल हैं, कौन से पदार्थ क्षार हैं, है ना। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर सारणी देखते हैं। सारणी आप लोग देख रहे हैं 4.1, इसमें हम पदार्थ ले चुके हैं। नींबू का हम विलयन बना चुके हैं, कपड़े धोने का विलयन, इमली का, खाने का सोडा का विलयन, शक्कर का विलयन और नमक का विलयन। हम जब नीले लिटमस पेपर को नींबू के विलयन में डालते हैं तो नीला लिटमस पेपर कौन से रंग में चेंज हो जाता है? लाल रंग में। तो हमें पता चल जाता है कि लाल रंग में चेंज हो गया, मतलब हमारा जो नींबू है वो क्या है? अम्ल है। इसी प्रकार से लाल लिटमस पेपर पर हम पदार्थ का प्रभाव देखेंगे तो नीला हो गया, रंग नीला हो गया या कोई परिवर्तन नहीं हुआ? तो कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि अम्ल है ना। कपड़े धोने के सोडा में हम डालें तो नीला लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। और हम जब लाल लिटमस पेपर को डालें तो लाल लिटमस पेपर नीला रंग में चेंज हो जाता है। तो हम नीला रंग लिखेंगे यहाँ, है ना। इसी प्रकार इमली का, खाने का सोडा, शक्कर का विलयन, नमक का विलयन का भी हम यूज करेंगे। इमली का भी जो होता है, इमली में डालेंगे, इमली के घोल में, तो नीला लिटमस पेपर लाल रंग का हो जाएगा, है ना, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। खाने का सोडा में नीला लिटमस पेपर, ये कोई परिवर्तन नहीं होता है, मगर लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। मतलब हमें पता चलता है कि रंग नीला हो गया, मतलब खाने का सोडा हमारा क्षार है, ठीक है। इसी प्रकार हम शक्कर का विलयन देखते हैं। तो शक्कर का विलयन में हम यदि नीले लिटमस पेपर को डालेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार से लाल लिटमस पेपर को भी डालते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब है कि शक्कर का विलयन जो है वो कौन से पदार्थ होते हैं? उदासीन, है ना, क्योंकि और इनका pH मान भी 7 होता है, तो उदासीन कहलाते हैं। अब नमक का विलयन, तो नमक का विलयन हम देखते हैं बच्चों, इसमें भी नीले लिटमस पेपर को हम डालते हैं इस विलयन में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार लाल लिटमस पेपर को भी हम डालते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब नमक भी हमारा उदासीन होता है ना। रंग परिवर्तन के आधार पर हम सारणी 4.1 में दिए गए पदार्थों को 3 समूहों में बांट सकते हैं। एक समूह उन पदार्थों का होगा जो नीले लिटमस का रंग लाल कर देते हैं, ये सभी पदार्थ अम्लीय कहलाते हैं। दूसरा समूह उन पदार्थों का होगा जो लाल लिटमस का रंग नीला कर देते हैं, ये सभी पदार्थ क्षारीय कहलाते हैं, है ना बच्चों। जैसे हम नींबू का देखे थे तो जो नीले लिटमस पेपर पर वो कौन से कलर? लाल हो जाता था, तो ये अम्लीय कहलाएंगे। और हम खाने का सोडा देखे थे बच्चों, खाने का सोडा क्या करता है? नीले लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, तो क्षारीय कहलाते हैं ये पदार्थ, है ना। कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो दोनों लिटमस पेपर के रंग में कोई परिवर्तन नहीं करते, ऐसे पदार्थ को उदासीन पदार्थ कहते हैं। तो हम 4.1 सारणी में हम देखे बच्चों शक्कर और नमक, है ना, उसमें जब हम लाल लिटमस पेपर और नीला लिटमस पेपर का यूज किए तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, है ना। नीला लिटमस पेपर लाल नहीं हुआ, लाल लिटमस पेपर नीला नहीं हुआ, इसका मतलब वो क्या है? उदासीन है ना। इसी प्रकार हम सारणी 4.1 में दिए गए पदार्थों को अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन पदार्थों में वर्गीकृत कर सारणी 4.2 में लिखिए। तो हम लिख सकते हैं खाने जो नींबू का रस है, इमली का रस है ना, मतलब नींबू और इमली ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय होते हैं। इसी प्रकार से हम सारणी में क्षारीय पदार्थ कौन कौन से लिखे थे? सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। खाने का सोडा और कपड़े धोने का सोडा। कपड़े धोने का सोडा को हम बच्चों क्या कहते हैं? यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बच्चे, जो कपड़े धोने का सोडा है इसे धावन सोडा भी कहते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है अणुसूत्र Na2CO3 होता है ना, Na2CO3। इन्हें सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। कपड़े धोने के सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। और खाने का सोडा जिसे हम
NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, ये खाने का सोडा का फॉर्मूला है, सूत्र है। ठीक है बच्चों। 4.1 सूचक। बच्चों अब हम क्या देखेंगे, सूचक, है ना। सूचक क्या होता है, तो सूचक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके माध्यम से हम जान पाते हैं कि ये अम्लीय होता है या क्षारीय पदार्थ होता है ना। तो इंडिकेटर के रूप में काम करने वाले ऐसे पदार्थ जो हमें अम्लीय और क्षारीय के बारे में या फिर उदासीन के बारे में बताते हैं, सूचना देते हैं, इन्हें ही हम सूचक कहते हैं। जैसे लिटमस पेपर हमारा क्या है, सूचक है ना। ये अम्ल है, ये पदार्थ अम्ल है या फिर क्षार है, इसे बताते हैं हमारे लिटमस पेपर, है ना। तो हमारा लिटमस पेपर को हम सूचक कहते हैं। तो आइए देखते हैं, रंग परिवर्तित कर अम्लीय या क्षारीय माध्यम की सूचना देने वाले पदार्थ को सूचक कहते हैं। ठीक है, रंग परिवर्तित मतलब वो रंगों को चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, है ना। और उसको बदलने के बाद अम्लीय या क्षारीय माध्यम की सूचना देने वाले पदार्थों को ही हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। लिटमस के अतिरिक्त मिथाइल ऑरेंज एवं फिनोलेप्थिलीन का भी उपयोग अम्ल क्षार सूचक के रूप में किया जाता है। मिथाइल ऑरेंज अम्लों के साथ नारंगी रंग जबकि क्षारकों के साथ पीला रंग देता है ना। तो जब मिथाइल ऑरेंज को हम अम्लों के साथ ये कौन से रंग देते हैं बच्चों, नारंगी रंग, है ना। फिर जबकि ये क्या करते हैं, क्षार के साथ यदि ये कौन से कलर देंगे, पीला रंग। तो इससे हमें पता चलता है कि ये अधिक अम्ल को बढ़ाते हैं, है ना। अम्लों की बढ़ते क्रम ही पीला रंग को दर्शाते हैं। फिनोलेप्थिलीन अम्लीय विलयन में रंगहीन रहता है ना। यदि हम फिनोलेप्थिलीन को अम्लीय विलयन में डालेंगे तो फिनोलेप्थिलीन रंगहीन रहता है, जबकि क्षारीय विलयन में इसका रंग कैसा होता है, गुलाबी हो जाता है ना। क्षारीय विलयन में ये गुलाबी हो जाता है। तो ये क्षार का सूचक देते हैं। तो अम्ल एवं क्षार की पहचान सूचकों के द्वारा हमने कर ली, पर इनके कुछ और गुण भी हैं जिनसे इन्हें पहचाना जा सकता है। जैसे 4.2 अम्ल। एसिड शब्द या उद्भव लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ खट्टा होता है। इसका हिंदी रूपांतरण अम्ल है। तो बच्चों ये लैटिन भाषा एसिडस से शब्द से हुआ है। किसका उद्भव, एसिड, है ना। एसिड इंग्लिश वर्ड है, आप लोग जानते हैं। तो इस शब्द का उद्भव कहाँ से हुआ है, लैटिन भाषा से, एसिडस से शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा होता है। एसिडस का अर्थ खट्टा होता है। इसका हिंदी रूपांतरण अम्ल होता है। हम हिंदी में अम्ल कहते हैं। नींबू, संतरा, आंवला, इमली, कच्चा आम आदि इनमें उपस्थित अम्लों के कारण खट्टे होते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने जब भी नींबू का टेस्ट किया होगा, संतरा, आंवला, तो ये सब हमें कैसे लगते हैं, खट्टे लगते हैं। कच्चा आम भी हमें खट्टे लगते हैं, है ना। तो ये किन कारणों से खट्टे लगते हैं, अम्लों के कारण खट्टे होते हैं, है ना। इनमें अम्ल, एसिड पाया जाता है। चींटी के काटने से होने वाली जलन का आपने अनुभव किया होगा, है ना बच्चों। जो लाल चींटी होते हैं, है ना, उनके काटने से आप जो जलन का अनुभव किए होंगे। यह जलन फार्मिक अम्ल के कारण होती है ना। यह जलन किन कारणों से होती है, फार्मिक अम्ल के कारण से होती है, जिसे चींटी काटे गए स्थान पर छोड़ती है ना। ऐसे अम्ल जो प्राणियों एवं वनस्पतियों में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, उन्हें प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो चींटी क्या है बच्चों, प्राकृतिक है ना। प्राकृतिक इसलिए कहेंगे क्योंकि ये प्रकृति में पहले से उपस्थित होते हैं, है ना। और नींबू, संतरा ये हमें प्रकृति के द्वारा ही प्राप्त होता है, तो भी ये भी प्राकृतिक कहलाएंगे। तो ऐसे अम्ल जो इन्हें हम क्या प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं या वनस्पति या प्राणियों में उपस्थित होते हैं, तो ऐसे अम्लों को हम प्राकृतिक अम्ल कहते हैं, है ना। सारणी 4.3 में कुछ प्राकृतिक अम्लों तथा उनके स्रोतों की जानकारी दी गई है। तो बच्चों यहाँ पर 2 प्रकार के
यहाँ पर जो सूचक दी हुई है ना, 2 प्रकार के सूचक होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम, है ना। कृत्रिम सूचक के अंतर्गत कौन आ जाएंगे? कृत्रिम सूचक के अंतर्गत हमारे लिटमस पेपर आ जाएंगे, है ना। और जो प्राकृतिक सूचक हैं, है ना, जैसे प्रकृति में उपस्थित होते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक सूचक कहेंगे। जो अब हम देखेंगे सारणी 4.3 स्रोत। यहाँ पर संतरा, नींबू, सेब, चींटी एवं मधुमक्खी, फटा दूध, दही। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं ये सब प्राकृतिक स्रोत हैं। किसके स्रोत हैं? अम्ल के स्रोत हैं, है ना। यहाँ पर अम्ल दिया हुआ है, तो संतरा और नींबू में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। इसी प्रकार से सेब में मैलिक अम्ल पाए जाते हैं, और चींटी एवं मधुमक्खी जिनके काटने से हमें जलन महसूस होती है ना, तो इनमें कौन से अम्ल पाए जाते हैं? फार्मिक अम्ल। इसी प्रकार से फटा दूध और दही, इसमें लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं, है ना। इसी प्रकार से हम सिरका देखेंगे जिनमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है, चाय में टैनिक अम्ल, और इमली में टार्टरिक अम्ल, और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे हम भूमि से प्राप्त खनिजों से भी अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम भूमि से भी प्राप्त कर सकते हैं अम्ल, है ना। खनिजों, भूमि में खनिज उपस्थित होते हैं विभिन्न प्रकार के, तो इन खनिजों से हम अम्ल प्राप्त कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका फॉर्मूला है HCl, है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका फॉर्मूला है H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3 इत्यादि, इन्हें खनिज अम्ल कहते हैं। खनिज अम्ल भी स्वाद में खट्टे होते हैं। अपने शिक्षक के निर्देश के बिना ना ही उन्हें छुएं और ना ही चखें, ये हानिकारक होते हैं। यदि शुद्ध अम्ल में अधिक मात्रा में पानी मिला हो तो उसे तनु अम्ल कहते हैं। यदि शुद्ध अम्ल में पानी की मात्रा कम हो तो उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। तो बच्चों हमारी जो भूमि है उनमें उन खनिजों में विभिन्न प्रकार के, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल इत्यादि उपस्थित होते हैं, है ना। और ये इन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं अपनी भूमि से ही, है ना। खनिजों से, भूमि से प्राप्त खनिजों से भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों हमें इन्हें ना ही छूना है और ना ही चखना है। क्यों? क्योंकि ये जो अम्ल होते हैं ये बहुत ही तेजाबी होते हैं, है ना, एसिड होते हैं। ये इससे हमें नुकसान पहुंच सकती है। जो H2SO4 है ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, हमें हाथ से नहीं छूना चाहिए। और क्या होता है, शुद्ध जो अम्ल होता है ना, एसिड होते हैं शुद्ध अम्ल, यदि हम उनमें अधिक पानी मिला दिया जाए, है ना, पानी की मात्रा अधिक डाल दें तो क्या होता है, ये तनु अम्ल कहलाएंगे। ठीक है, और यदि हम शुद्ध अम्ल, है ना, इन अम्लों में पानी की मात्रा कम मिलाएंगे तो ये इन्हें हम कौन सा अम्ल कहेंगे? सांद्र अम्ल कहेंगे, है ना। तो सांद्र अम्ल कहलाएंगे क्योंकि इनमें पानी की मात्रा कम होती है, और ये तनु अम्ल में पानी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए तनु अम्ल और सांद्र अम्ल आप लोग समझ चुके होंगे बच्चों। जब कभी पीतल या कांसे के बर्तन में कोई खट्टी वस्तु अधिक समय तक रखी जाती है तो उस बर्तन के अंदर की दीवार पर नीला हरापन आ जाता है। बच्चों हम जो पीतल है, कांस के बर्तन है, ये हम पूजा पाठ में भी यूज करते हैं, है ना। तो क्या होता है, यदि हम इसमें कोई खट्टी वस्तु अधिक समय तक रख देते हैं इन बर्तनों में, है ना, तो उस बर्तन के अंदर की जो दीवारें होती हैं वो कौन से कलर के हो जाते हैं? नीला या फिर हरापन आ जाता है उसमें, है ना। तो पीतल तथा कांसे में उपस्थित तांबा, आप लोग जानते हैं जो पीतल होता है, कांसा होता है, इनमें क्या उपस्थित होते हैं? कौन से धातु? तांबा। तो तांबा क्या है? अम्ल से क्रिया कर नीला हरा यौगिक बनाता है ना। इस क्रिया को रोकने के लिए पीतल के बर्तनों पर टीन, रांगा की कलई की जाती है। कलई की यह परत बर्तन को अम्ल से संक्षारित होने से बचाती है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, जो पीतल के बर्तन होते हैं उनमें टीन का रंग चढ़ा देते हैं, है ना। कलई मतलब उसमें क्या कर देते हैं, रंगों को चढ़ा दिया जाता है
जिससे जो उन रंगों की जो परत है उन परत के कारण से अम्लों से वो संचारित नहीं कर पाते। संचारित मतलब कि हानि नहीं पहुंचता, नुकसान नहीं पहुंचता, है ना। जैसे हम मान लो जो हमारा लोहा होता है या फिर कोई भी धातु ऐसे, तो वो उनमें जंग लगते हैं, है ना, या फिर ख़राब होने का डर होता है, तो हम क्या करते हैं उनमें हम पेंट कर देते हैं, अलग से जिंक का या कोई भी धातु का परत चढ़ा देते हैं। उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, पीतल या कांसे के बर्तन में हम टीन का परत चढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है, वे अम्ल से संचारित नहीं होते हैं, अम्ल से कोई भी क्रिया करके संचारित नहीं होते हैं, नुकसान नहीं पहुंचता है ना, और संचारित होने से बचाती है। ठीक है, इसीलिए लोहे में जंग लगने वाला होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें भी जिंक या फिर और कोई धातु का, टीन का या फिर और किसी भी धातु का हम परत चढ़ा देते हैं, जिससे जंग नहीं लगते, वो भी संचारित होने से बचते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो पीतल और कांसे के बर्तन हैं, इसमें भी टीन का हम रंग या कलई कर देते हैं, जिससे यह परत बर्तन को क्या करते हैं, अम्ल से संचारित होने से बचाते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार हम क्रियाकलाप 3 करके देखेंगे बच्चों। हम आवश्यक सामग्री में तनु, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दानेदार जिंक, माचिस और परखनली लेंगे, है ना। आप लोग परखनली सब देख चुके हैं बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है परखनली, ये हमारा परखनली है, ये हमारा स्टैंड है ना, यहाँ पर। अब देखेंगे एक परखनली में लगभग 1/4 भाग, है ना, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेकर उसमें दानेदार जिंक डालें। क्रिया के फलस्वरूप गैस बनती है। परखनली के मुंह से निकलने वाले गैस के मार्ग में जलती हुई माचिस की तीली ले जाएं। क्या होता है, आप देखेंगे कि गैस नीली लौ के साथ जलने लगती है तथा पॉप की आवाज़ उत्पन्न होती है ना। यह गैस हाइड्रोजन गैस है। तो बच्चे, हाइड्रोजन गैस बहुत ही स्ट्रॉन्ग गैस होते हैं। क्या होते हैं, यदि हम इनके समीप हम माचिस की तीली लाएंगे तो ये बहुत तेज़ चलने लगते हैं और पॉप की आवाज़ के साथ जलते हैं। ठीक है, तो हम एक परखनली लिए हैं, है ना, जिसमें 1/4, है ना। आप लोग 1/4 मतलब समझते होंगे बच्चों। मान लो इसमें 4 भाग होता है, तो 4 भागों में से सिर्फ 1 भाग में हम पानी डाले हैं, 3 भागों को हम खाली छोड़ दिए हैं, तो ये 1/4 पानी हो गया। हम पानी लिए हैं और इसमें हम क्या डाले हैं, इन पानी में दानेदार जिंक डाल दिए हैं। ठीक है, अब दानेदार जिंक डालने के बाद हम क्या किए हैं, देखिए, दानेदार जब हम जिंक डालें तो क्रिया किया, है ना, ये पानी के साथ क्या किया, क्रिया। किसमें हम पानी बोल रही हूँ, सॉरी, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाले हैं ना, 1/4 भाग पे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाले हैं और इस अम्ल में हम दानेदार जिंक डाल दिए हैं। जब ये दोनों क्रिया करते हैं, ठीक है, तो क्रिया के फलस्वरूप क्या बनाते हैं, ये गैस बनाते हैं। तो परखनली के मुंह से निकलने वाली जो गैस है, देखो यहाँ पर गैस निकल रही है मुंह से, तो इस गैस के मार्ग में हम क्या लाएंगे, जलती हुई माचिस की तीली ले आए हैं। देख रहे हैं आप सभी। तो क्या होता है, जब हम इस माचिस को गैस के परखनली के मुंह पर निकलने वाले गैस के समीप लाते हैं तो क्या होता है, तो आप देखेंगे कि गैस नीली लौ से जलने लगते हैं। ये कौन से लौ से जलते हैं, कौन से कलर से, नीले रंग के लौ से। ठीक है, तो तथा और कौन सा आवाज़ करते हैं, पॉप की आवाज़ उत्पन्न होती है। तो यह गैस कौन से गैस होते हैं, हाइड्रोजन गैस होते हैं। ठीक है, दानेदार जिंक की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया, ये हमारा Zn क्या है, जिंक है ना। HCl ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन, ये जब जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन, है ना। जैसे आप लोग देख सकते हैं, अम्ल कुछ धातुओं से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न मुक्त करते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्रियाकलाप 4 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ कुछ क्वेश्चंस है बच्चों, किन्हीं 3 प्राकृतिक एवं 3 खनिज अम्लों के नाम लिखिए। तो हम अभी 3 प्राकृतिक और खनिज अम्लों के नाम देख चुके हैं बच्चों, तो इन्हें आपको लिखना है। सांद्र व तनु अम्ल से आप क्या समझते हैं, बहुत ही इजी है बच्चों, इन्हें भी आपको बताना है। बच्चों, एक और क्वेश्चन है,
3 परख नलियों में अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयन दिए गए हैं। ठीक है, यदि आपको लाल लिटमस दिया जाए, लाल लिटमस मतलब लाल लिटमस पेपर, ठीक है, दिया जाए, तब आप अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयन की पहचान कैसे करेंगे? बहुत इजी है, हम जान चुके हैं कि लाल लिटमस पेपर को यदि हम अम्ल में डालेंगे तो नीला हो जाता, यदि हम नीला लिटमस पेपर को अम्ल में डालेंगे तो लाल हो जाता है। लाल लिटमस पेपर को हम क्षार में डालेंगे तो कैसा कलर हो जाएगा? नीला रंग का हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से लिटमस पेपर के द्वारा हम पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है बच्चों, ये आप लोग करके कंप्लीट करके होमवर्क मेरे नंबर पर सेंड कर देंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय।